दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, इस समय हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मेंस का बैच चल रहा है, लगातार लोगों को प्रश्नों की जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसमें आज 17वीं सीरीज हम लोग देखने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज 15 तक जो हम लोगों ने किया है, टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 15 तक, उसमें आपकी 5 इकाई कवर की गई है। यानी भाषा हो गया इकाई 1, इकाई 2 हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास, इकाई 3 हो गया काव्य शास्त्र, इकाई 4 हो गया वैचारिक पृष्ठभूमि, इकाई 5 हो गया कविता। अब इसके बाद में जो टेस्ट सीरीज 16 से लेकर 20 तक होगा, उसमें 2 गद्य विधाएँ हम लोग लेकर चल रहे हैं, नाटक और उपन्यास। कल सीरीज संख्या 16 में हम लोगों ने 3 नाटकों की बात की और 3 उपन्यास पर आधारित प्रश्न की बात की। नाटक में देखें तो कलंधेर नगरी नाटक हुआ, अंधा युग नाटक हुआ, आधे अधूरे नाटक हुआ। उपन्यास की बात करें तो गोदान उपन्यास, मानस का हंस उपन्यास, धरती धन्ना अपना उपन्यास पर हुआ। आज टेस्ट सीरीज 17 में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज 17 में आज पुनः 3 नाटक और 3 उपन्यास हैं। आज आपका है स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, आषाढ़ का एक दिन नाटक। उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास और मैला आंचल उपन्यास। तो इस तरीके से अभी 18, 19, 20 3 सीरीज में जितने नाटक और उपन्यास हैं, उस सब पर प्रश्न करा दिया जाएगा। और फिर टेस्ट सीरीज 21 से लेकर 25 तक में कहानी और निबंध होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, रिजल्ट भी कल फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप लिख लीजिए। अभी तक जो आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर जुड़ते हैं तो अभी तक की जितनी सीरीज हो गई हैं, उनका पूरा विस्तृत हल के साथ आपको PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा, जितना हो चुका है। तो उन सब का PDF भी मिल जाएगा कि भाई दबे आपके पास समय अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप उस डिटेल आंसर की PDF ही पढ़ें और पढ़कर लिखने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज के प्रश्न। सबसे पहले है प्रश्न, पूरे आप देखें कि 15 प्रश्न कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर प्रसाद की देशभक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर अनंत देवी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। स्कंदगुप्त नाटक सुखांत है या दुखांत, सप्रमाण उत्तर दीजिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचना पुरुष की अहम वृत्ति की शिकार बनी नारी की दयनीय दशा के उद्घाटन के लिए की गई है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र योजना का उल्लेख कीजिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास का चरित्र चित्रण कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक में मालविका और सुहासिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली की विवेचना कीजिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास की कथा लिखिए। शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, स्पष्ट कीजिए। मैला आंचल उपन्यास की संक्षिप्त कथा लिखिए। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कलात्मक सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरीके से 15 प्रश्न हैं। अब आइए क्या लिखना है उत्तर में, आपको कैसे लिखना है, एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप विस्तृत से जानें। सबसे पहले स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर जयशंकर प्रसाद की देशभक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले भूमिका में स्कंदगुप्त नाटक के बारे में लिखें। स्कंदगुप्त नाटक के बारे में जिसमें आपको यह उल्लेख कर देना है कि यह नाटक जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ है, 1928 ईस्वी में हुआ है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इस नाटक में स्कंदगुप्त का शासनकाल और सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस नाटक में अगर आपको याद है तो लिखें कि कुल दृश्य 33 है, कुल गीत 17 है। अगर नहीं याद है तो न उल्लेख करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी भूमिका में ही आप आगे यह भी लिखें कि इस नाटक का विषय और उद्देश्य के तहत स्कंदगुप्त के जीवन पर
ऐतिहासिक नाटक के रूप में लिखा गया है। स्कंदगुप्त के समय की समस्याओं का वर्णन काल की समस्याओं वर्तमान काल की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में वर्णन किया गया है। नाटक का उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करना है। विश्व प्रेम, मानवता, लोक कल्याण, सहिष्णुता तथा क्षमाशीलता का प्रचार भी किया गया है। इस नाटक में देशभक्ति का स्वर अधिक मुखरित हुआ है। क्योंकि देशभक्ति का स्वरूप आपको दिखाना है तो आप सीधे सीधे लिखें कि इस नाटक में देशभक्ति का स्वर अधिक मुखरित हुआ है। तो ये आपने भूमिका लिखा, लगभग 50 से 60 शब्दों में आपने लिख लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं देशभक्ति पर कि क्या है देशभक्ति। तो अब यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें कि स्वाधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना या अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना न केवल धर्म था अपितु उसके नाम पर मौन बैठे रहना पाप भी था। इसीलिए स्कंदगुप्त नाटक में तत्कालीन उग्र देशभक्ति व वीरत्व भावना के दर्शन होते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है कि पात्रों के माध्यम से कहलवाया गया है कि, अब कोटेशन है तो उसको डबल इनवर्ट कॉमा में लिख लें कि नहीं तो रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। उसके हाथों से बालक नहीं, उनका अधिकार ही कैसा। और यदि भीख मांगकर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। भट्टार्क का यह कथन नरम दल वालों की वृत्ति चुनौती सी है, जो सरकार को स्मरण पत्र आदि देकर स्वराज्य प्राप्ति की आशा करती है। अब इसके बाद में आप अनंत देवी और जयमाला के कथन को लिखें। इसीलिए इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने कायर व भीरू पुरुष के लिए उन्नति का मार्ग अवरुद्ध मानते हुए अनंत देवी से कहलवाया भी है कि उन्होंने कहलवाया भी है कि जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांसों से भी चौंक उठते हैं, उसके लिए उन्नति का कदाचित मार्ग नहीं है। साथ ही उनकी दृष्टि में अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है और उन्होंने देश के लिए विशुद्ध पुरुषार्थी व वीर नरसिंहों की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए जयमाला से भी जयशंकर प्रसाद ने कहलवाया है कि एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार में फैला दो, एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार में फैला दो, भैरव के श्रृंगी नाद के समान प्रलय हुंकार से शत्रु हृदय कपा दो, वीर बढ़ो गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान। तो ये कहा है जयमाला ने। अब इसके बाद में विस्तृत रूप में आपको स्कंदगुप्त का कथन देना है। आप लिखें कि यह देशभक्ति या इस नाटक में ऐसे लिखें कि इस नाटक में एक सत्याग्रही की नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी की पुकार सुनाई पड़ती है। नाटक का नायक स्कंदगुप्त स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि क्षत्रियों का कर्तव्य है विपत्ति का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुस्कुराकर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए अपने धन के लिए देश के लिए प्राण देना। इसीलिए वह देश के नाम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है और इस आत्म बलिदान के समय शोक करने की अपेक्षा मंगल भावना के अश्रु बहाने के लिए कहता है यह रोने का समय नहीं है, आनंद का समय है। कौन वीर इसी तरह जन्मभूमि में प्राण देता है, यहीं से ऊपर से देखने जाता हूँ। नाटककार ने या जयशंकर प्रसाद ने स्पष्ट रूप में अपने इस रचना में कहा है
कि देश तभी स्वतंत्रता की अनुभूति कर सकता है जब अनेक वीर आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत हों। और केवल पुरुष ही नहीं, नारी को भी स्वतंत्रता के यज्ञ में अपनी आहुति देनी होगी। और इसीलिए आप विजया का भी उल्लेख कर दें, और इसीलिए विजया से उन्होंने कहलवाया है कि एक नहीं, ऐसे बहुत सारे स्कंदगुप्त, ऐसे बहुत सारे देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सर्ग हो जाएं। सुना दो वह संगीत जिससे पहाड़ हिल जाए और समुद्र कांप कर रह जाए। अंगड़ाइयाँ लेकर मुचकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने घूम घूम कर पैर पड़ेंगे और लोगों को जगाएंगे। इतना होते हुए भी जयशंकर प्रसाद ने वीरत्व भावना के ऊपर गांधीवाद का अंकुश भी रखा और गोविंद गुप्त से कहलवाया भी है कि वीरता केवल उन्माद नहीं है। वीरता केवल उन्माद नहीं है, केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता विनय पर की होती है, उसके दृढ़ भित्ति है न्याय। तो इससे यह स्पष्ट है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने इस नाटक में अपनी देशभक्ति को, अपने इस नाटक में पात्रों के माध्यम से अपनी देशभक्ति को अभिव्यक्त किया है, चाहे वह पुरुष पात्र हो चाहे वह नारी पात्र हो। अब इसके बाद में स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर अनंत देवी के चरित्र का चित्रण कीजिए। तो आपको भूमिका में वही लिखना है जो इससे पहले के प्रश्न में आपको बताया गया है। इससे पहले के प्रश्न में जो आपको अभी बताया गया है, स्कंदगुप्त में भूमिका में आप उसी का उल्लेख कर दीजिए, अलग से कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसके बाद में अनंत देवी के बारे में आप लिख सकते हैं। भूमिका के बाद लिखें कि अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी, अनंत देवी कुमार गुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता है, और पुरगुप्त की माता है। अनंत देवी इस नाटक में महत्वपूर्ण नारी पात्र के रूप में है, जिनमें महत्वाकांक्षी और कुटिलता का गुण है। वह व्यवहार कुशल है। अब इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके लिखें उनके महत्वाकांक्षी और कुटिलता के बारे में कि अनंत देवी सम्राट कुमारगुप्त, जो यहाँ मैंने उल्लेख कर दिया है, अगर लिखना चाहें तो लिख दें और अगर ना लिखना चाहें तो सीधे लिखें कि अनंत देवी को राजमाता होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे वह असंतुष्ट हैं। उनमें जन्मजात महत्वाकांक्षा है और इसीलिए वह उत्तराधिकार के नियम के प्रतिकूल बड़ी रानी देवकी के पुत्र युवराज स्कंदगुप्त को हटाकर अपने पुत्र पुरुगुप्त को राज सिंहासन पर बैठाना चाहती हैं। महत्वाकांक्षी किस मायने में? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवकी के पुत्र स्कंदगुप्त को अधिकार से वंचित करके अपने पुत्र पुरगुप्त को राज सिंहासन पर बैठाना चाहती हैं और अपनी इस महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए जो ताना बाना वह बुनती हैं वह स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख अंश है। और इसीलिए भले ही वह प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने बहुत कम आती हैं, पर वास्तव में वह नाटक के एक प्रमुख अंश का केंद्र बिंदु है तथा उसे निर्विवाद रूप से इस नाटक में खलनायक कहा जा सकता है। नारी होकर भी वह निर्भीकता और साहसपूर्ण षड्यंत्र रचना में पटु हैं या कुटिल हैं। वह यह निश्चय करती हैं कि अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, और वह यह सोचती हैं कि ऐसा करने में अनेक भयानक संकट का सामना करना पड़ेगा, पर उसे विश्वास है कि क्षुद्र हृदय
जो चूहे के शब्दों से भी शंकित होते हैं, जो अपनी सांस से भी चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है। तो इस प्रकार उनमें अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए साहस, कठोरता, कौशल, कुटिलता का अतिरेक है और इसकी सहायता से ही वह अग्रसर होती हैं। अब इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके आप लिखें जघन्य कार्य। कौन सा जघन्य कार्य कर रही हैं? तो अनंत देवी विषय वृद्ध सम्राट को विलास की अधिक मात्रा से जीवन के जटिल सुखों की जटिल गुत्थियों को सुलझाने में व्यस्त कर अपने लिए कार्यक्षेत्र व अनुकूल वातावरण तैयार कर लेती हैं और अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए भट्टार्क को वो करती क्या है कि भट्टार्क को महाबलाधिकृत बनाकर भट्टार्क को क्या बना देती हैं? महाबलाधिकृत। भट्टार्क को महाबलाधिकृत बनवाकर और उसे चिरकाल के लिए कृतज्ञता के पास में बांध लेती हैं तथा भट्टार्क उनके कार्य साधन का अस्त्र बन जाता है। इतना ही नहीं, वह प्रपंच बुद्धि को भी अपनी ओर मिला लेती हैं। प्रपंच बुद्धि को भी अनंत देवी अपनी ओर मिला लेती हैं। अब प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क दोनों के सहयोग से मगध में पारसिक मदिरा की धारा के स्थान पर रक्त की धारा बहती है। तो इस प्रकार वह गुप्त साम्राज्य के खंड प्रलय का दृश्य उपस्थित कर देती हैं और कुमार गुप्त की कौशलपूर्ण व रहस्यमय मृत्यु में उसका ही हाथ है। वो महादेवी देवकी की हत्या का भी आयोजन करती हैं और आर्य साम्राज्य की सुरक्षा व शांति की चिंता न करके हूणों से उत्कोच लेकर उनके साथ षड्यंत्र रचती हैं। नरसंहार युद्ध में स्कंद की पराजय अनंत देवी की कुमंत्रता का ही परिणाम है। लेकिन एक तरफ वो जघन्य कार्य भी करती हैं तो दूसरी तरफ दूसरी दृष्टि से देखें तो वो व्यवहार कुशल भी हैं। भाई वो व्यवहार कुशल भी हैं और प्रसंग के अनुकूल बातचीत करने की कला में भी वो निपुण हैं। अगर कला में निपुण ना होती, व्यवहार कुशल ना होती, प्रसंग के अनुकूल बात करने में निपुण ना होती तो वह भट्टार्क को महाबलाधिकृत बनाती हैं, प्रपंच बुद्धि को अपनी ओर मिला लेती हैं। भट्टार्क के समय वह शत्रुपुरी में असहाय और अबला बनकर उसकी सहायता प्राप्त करती हैं। सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करते समय उसे भयभीत करने के लिए कहती हैं और कहती क्या जानते हैं? कहती हैं सौगंध है यदि विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा, ये कहती हैं। इसी प्रकार जब वो देवकी के समक्ष पहुंचती हैं तो सिंघनी की भांति गरज कर उसे भयभीत करने की चेष्टा करती हैं और कहती क्या है? परंतु व्यंग की विष ज्वाला रक्त धारा में भी नहीं बुझती देवकी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो अपने इस षड्यंत्र में स्कंद गुप्त द्वारा बाधा दिए जाने पर वह उसके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई कहती हैं स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। स्कंद उसे क्षमा कर देता है और कहता है कुसुमपुर में पुरुगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रह जाओ। मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। और फिर उसके बाद में देखते हैं तो अनंत देवी स्वार्थ प्रेरित भी हैं। अनंत देवी स्वार्थ प्रेरित भी हैं। अनंत देवी पर स्कंद की जब चेतावनी देता है तो इस चेतावनी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वह षड्यंत्र रचना में लग जाती हैं। वह विजयों को पहले तो पुरुगुप्त के साथ सिंहासन पर बैठाने का प्रलोभन देती हैं, पर उसमें विरोध भाव देखकर उसे चेतावनी देते हुए कहती हैं इतना साहस तुच्छ स्त्री, तू जानती है कि किसके साथ बात कर रही है? मैं वही हूँ जो अश्वमेध पराक्रम कुमार गुप्त से बालों को सुगंधित करने के लिए गंध चूर्ण जलवाती थी, जिसकी एक तीखी कोर से
गुप्त साम्राज्य डामाडोल हो रहा है। स्मरण रखना, मैं हूं अनंत देवी। तेरी कूटनीति के कानन की दावाग्नि तेरे गर्भ शैल श्रृंग के वज्र में वह आग लगा दूंगी जो प्रलय के समुद्र में भी ना बुझे। तो इस तरीके से वो अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीजें करती हैं। तो ये आपने देखा अनंत देवी का पूरा चरित्र। इसके बाद स्कंद गुप्त नाटक सुखांत है या दुखांत, सप्रमाण उत्तर दीजिए। देखिए, सुखांत या दुखांत की बात आती है, यहां पर भी भूमिका में आपको वही लिखना है जो प्रश्न संख्या 1 और 2 में आपने लिखा है, जो मैंने अभी बताया। तो इसलिए समय बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, वैसे भी समय आपका बहुत ही कीमती है। अभी कल फाइनल रिजल्ट आया है, लोग अब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी आप सचेत हो जा रहे हैं तो 6-7 घंटे 8 घंटे डेली पढ़िए और लगकर कर लीजिए। 15-20 दिन ही तो है, आप 20 दिन लग जाइए अच्छे से। तो यहाँ पर भूमिका में आपको वही उल्लेख करना है। अब इसके बाद सुखांत और दुखांत के बारे में यहाँ पर लिखिए और तब विषय वस्तु पर आते हैं। इस नाटक में भाई आपने भूमिका लिखा, अब भूमिका के बाद में सुखांत और दुखांत होता क्या है, लोगों की क्या मान्यताएं हैं, थोड़ा उसको लिखेंगे आप। और उसके बाद स्कंद गुप्त नाटक में यह नाटक ना तो सुखांत है ना ही दुखांत है, दोनों का समन्वय है, फिर उस पर आप लिखें। तो सुखांत दुखांत क्या है पहले ये लिखें भूमिका के बाद। कि स्कंद गुप्त नाटक के संबंध में एक प्रश्न यह भी उठता है कि इसे सुखांत कहा जाए या दुखांत। सामान्यतः सुखांत नाटक उसे कहा जाता है जिसकी समाप्ति सुखांत वातावरण में हो, और दुखांत नाटक उसे कहा जाता है जिसका अंत दुखपूर्ण हो। हमारे यहाँ दुखांत नाटकों का अभाव है हिंदी साहित्य में, मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम नहीं है, अभाव है, कमी है। अभाव मतलब कमी। और पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप ही दुखांत नाटकों का प्रचलन शुरू हुआ। प्राचीन यूनानी साहित्य में तो दुखांत नाटकों का विशेष रूप से प्रचलन रहा है। शेक्सपियर ने भी दुखांत नाटकों की रचना की है, दुखांत नाटकों की रचना की है। विशंबरमानों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नाटक की दृष्टि से, नायक की दृष्टि से नाटक विषादांत उद्देश्य की दृष्टि से सुखांत है, यानी जो विषय दिया गया उस विषय के अनुसार अगर हम नायक की दृष्टि से देखें तो सुखांत है। भाई दुखांत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी की मृत्यु ही दिखाई जाए। स्कंद गुप्त का हताश होना मृत्यु से भी अधिक भयंकर है। यह स्कंद गुप्त नाटक ना तो सुखांत ही है, न तो पूर्णतः सुखांत है, न पूर्णतः दुखांत है, बल्कि इसमें सुखांत और दुखांत का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। नाटक का लक्ष्य प्रेम नहीं है, भले ही इसमें प्रेम दिखाया गया, लेकिन नाटक का लक्ष्य प्रेम नहीं है। अतः यह निराशा यह भी दिखाता है, प्रेम नहीं बल्कि क्या है, निराशा है। निराशा यह भी दिखाता है कि इस बेचारे से अंतःकरण का आलिंगन करके न विजया को रोक सकी और न देवसेना को। विजया कौन है और देवसेना कौन है, नाटक में आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसलिए यहाँ विजया और देवसेना का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। भाई विजया जो मालो के धन कुबेर की कन्या है, देवसेना जो बंधु वर्मा की बहन है, तो यहाँ उसका उल्लेख करना जरूरी नहीं है। और अगर शब्द कम पड़ रहे हैं आपके पास तो उल्लेख कर देंगे, तो चलिए 2 लाइन बढ़ जाएगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक व्यक्तिगत बात मात्र रह जाती है। नाटक का मुख्य उद्देश्य है गुप्त साम्राज्य का पुनरुद्धार। मुख्य उद्देश्य क्या है नाटक का, तो मुख्य उद्देश्य है गुप्त साम्राज्य का पुनरुद्धार। वह पूर्व गुप्त के सम्राट न होने पर जो स्कंद की इच्छा से उसका स्थानापन्न है पूरा हो जाता है। नाटक को हम सुखांत ही कहेंगे,
किसी नवीन काम की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात ये पूछी जा सकती है कि प्रसाद जी ने नाटक का अंत पुरगुप्त के तिलक के समय ही क्यों नहीं कर दिया है? देवसेना और स्कंद के मिलने का उद्यान वाला अंतिम दृश्य क्यों बढ़ाया? उस दृश्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देवसेना के चरित्र का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, इसलिए आगे बढ़ाना पड़ा। नाटक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसकी मानसिक स्थिति को दिखाना बाकी था, इसीलिए आगे बढ़ाया। अतः सब कुछ निर्णय होने पर स्कंद के साथ एक बार उसे फिर खड़ा किया गया। तो इस दृश्य में तो स्कंद के मुख से ही नाटक के उद्देश्य का पता चलता है, जहां स्कंदगुप्त कहता है कि हमने अंतर की प्रेरणा से या अंतः प्रेरणा से शास्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए। अब यहां पर आप ध्यान दें, कहा गया इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, यह स्कंदगुप्त कहता है। तो नाटक में जो पात्र हैं, पात्र के कथन से भी बहुत सारे उद्देश्य हैं जो स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार स्कंदगुप्त नाटक के अंतिम दृश्य को लेकर जो उसे दुखांत नाटक मानते हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि उद्देश्य की दृष्टि से ही नाटक के अंत पर विचार किया जाता है, और इसी दृष्टि से स्कंदगुप्त नाटक सुखांत कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब पैराग्राफ चेंज करके अंत में आप लिखें कि इस प्रकार सभी दृष्टियों से विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि स्कंदगुप्त एक सफल नाटक है, और अनेक समीक्षकों ने उसको सर्वश्रेष्ठ नाटक भी कहा है। जयनाथ नलिन ने कहा है कि कार्य, व्यापार, चरित्र चित्रण, कथानक, गति, वातावरण, नाटकीय शैली, सभी दृष्टियों से यह सभी नाटकों से अच्छा है। जयशंकर प्रसाद जी स्वयं उससे संतुष्ट थे। इसका अभिनय समष्टि रूप से बहुत ही प्रभावशाली, रसपूर्ण और रंजनकारी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने स्कंदगुप्त नाटक के बारे में देखा। अब स्कंदगुप्त नाटक के बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक। आषाढ़ का एक दिन नाटक में हम लोग देखेंगे कि मोहन राकेश का जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, इस नाटक के आधार पर जो 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उन 3 प्रश्नों को आप देखें। उन 3 प्रश्नों में क्या क्या कहा गया है। तो पहला जो प्रश्न है वो ये कहा गया है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचना पुरुष की अहम वृत्ति की शिकार बनी नारी की दयनीय दशा के उद्घाटन के लिए की गई है। इस कथन की विवेचना कीजिए। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले स्कंदगुप्त की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। भूमिका में आपको सबसे पहले लिखना है आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में। जैसा स्कंदगुप्त नाटक के बारे में लिखा है, वैसे यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन नाटक के बारे में लिखें कि मोहन राकेश का यह नाटक या मोहन राकेश के इस नाटक का शीर्षक कालिदास की रचना मेघदूतम की पंक्ति से ली गई है। यह रचना महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। इस रचना का प्रकाशन 1958 में हुआ और इस रचना में कुल 3 अंक हैं। इस नाटक के माध्यम से या इस नाटक में सफलता और प्रेम में से एक को चुनने के संशय से जूझते कालिदास एक रचनाकार और एक आधुनिक मनुष्य के मन की पहेलियों को रखा गया है। वहीं प्रेम में टूटकर भी प्रेम को नहीं टूटने देने वाली इस नायक की नायिका मल्लिका के रूप में योग्य पात्र हैं।
तो यह आप भूमिका में लिखें, और भूमिका के में लिखने के बाद में अब आप आ जाएं मूल विषय वस्तु पर, पुरुष की अहमवादिता, जो कि हमसे प्रश्न पूछा गया है। लिखें कि मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जो सर्वथा, यानी पुरुष की अहमवादिता किसके लिए बात हो रही है? कालिदास के लिए बात हो रही है। तो कालिदास को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जो सर्वथा अहमनिष्ठ, आत्मकामी और स्वार्थी हैं। अंबिका कालिदास के चरित्र को पूरे नाटक में सबसे अच्छी तरह से समझ पाई है। अंबिका कालिदास के चरित्र को पूरे नाटक में सबसे अच्छी तरह से समझ पाई है। उसके अहमवादी और आत्मवादी स्वरूप की आलोचना करती हुए कहती है कि वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। एक जगह तो अंबिका कालिदास की भर्त्सना करती है और कहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ, तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। तो कालिदास का चित्रण एक ऐसे पुरुष के रूप में हुआ है जो मल्लिका जैसी सरल हृदया नारी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है तथा उसे घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ देता है। दूसरी ओर मल्लिका कालिदास के लिए ना तो सामाजिक अपवादों की चिंता करती है और ना ही मां अंबिका की भर्त्सना या डांट डपट से डरती है, ना ही विचलित होती है। अपने साथ कालिदास के प्रेम को शाश्वत और चिरंतन मानती हुई लोक के अपवादों या लोकापवादों की परवाह भी नहीं करती और कहती है, मैं जानती हूं मां कि अपवाद होता है, तुम्हारे दुख को भी जानती हूं, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। लेकिन कालिदास की अहम निष्ठा और आत्मकामना का स्वर उस समय भी उजागर हो उठता है जब विलोम उज्जैनी जाने से पहले मल्लिका से उसके विवाह की चर्चा करता है। तब भी कालिदास की अहम निष्ठा और आत्मकामना का स्वर उजागर हो जाता है। अब इसके बाद भावनामयी नारी की दयनीय दशा के प्रति करुणा और सहानुभूति की अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि भावनामयी नारी की दयनीय और उस दशा की अगर बात करें तो कालिदास का चित्रण एक ऐसे पुरुष के रूप में भी हुआ है जो ऐश्वर्य और सत्ता का भूखा है। समय पाते ही इनकी प्राप्ति हेतु अपने लिए जीवन को होम कर देने वाली प्रेमिका मल्लिका को छोड़कर, भावनामयी नारी जो है उसको छोड़कर भाग खड़ा होता है। मल्लिका जिसके प्राणों में रोम रोम में कालिदास का नाम रचा बसा हुआ है, पचा हुआ है, उसको अनदेखा करके उज्जैनी जाकर राजद्वैता प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेता है तथा वारंगनाओं के साहचर्य से काम केली और मदिरापान में लिप्त रहता है। इधर दूसरी ओर उसकी प्रेमिका मल्लिका की दयनीय स्थिति है। एक सीधी साधी और समर्पित लड़की है मल्लिका। वह कालिदास के गौरव सम्मान की प्रतिष्ठा उत्कर्ष की कामना के लिए अपने आप को तिल तिल कर गलाती है और उसे कालिदास के प्रति कोई शिकायत भी नहीं है। वो कालिदास के सभी उचित कार्यों को तार्किकता से उनके औचित्य को सिद्ध कर देती। जो कालिदास के अनुचित कार्य हैं उनको तर्कों के द्वारा तार्किकता के साथ औचित्य को सिद्ध कर देती है। वह प्रियंगु मंजरी के साथ उसके विवाह के औचित्य को इस प्रकार सिद्ध करती है, कहती है उसके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती,
मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वह असाधारण है। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजद्विता बहुत विदुषी है। अब इसके बाद में नारी के उदात्त प्रेम की भावना, ये पॉइंट इसीलिए दिया जा रहे हैं आपको ताकि आपको लिखने में आसानी हो। भाई ये वीडियो पब्लिश है, हमारे बहुत सारे मेंबर्स देख रहे होंगे। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन लोगों ने एडमिशन ले रखा है, उनको लगातार पीडीएफ भी दिया जा रहा है, डिटेल आंसर लिखकर भी दिया जा रहा है, पूरी पीडीएफ उनको मिल रही है। लेकिन जो लोग हमारे केवल व्यूवर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये पॉइंट दिया जाता है ताकि वह भी लिख सकें, पॉइंट वाइज लिखने में आसानी हो, थोड़ा याद भी कर सकें। तो नारी के उदात्त प्रेम की स्थापना में अगर देखा जाए तो मोहन राकेश नाटक में, इस नाटक में मल्लिका के माध्यम से एक भारतीय ललना के उदात्त प्रेम की भावना करना चाहते हैं, या भारतीय नारी के उदात्त प्रेम की या बालक के प्रति प्रेम की भाव की जो स्थापना होती वो करना चाहते हैं। वह अपवादों की चिंता न करते हुए अपने प्रेमी की हित साधना में लीन रहती है तथा उसके गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, उत्कर्ष के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देती है। यह है उसका उदात्त प्रेम, और प्रेमी के प्रति कोई शिकायत या आक्रोश का भाव भी नहीं है। मल्लिका कालिदास के अनुचित कार्यों पर औचित्य की मोहर लगाकर उसकी तार्किकता और तर्क संगतता को सिद्ध करती है। उसका उदात्त प्रेम इतना अधिक उदार है कि वो व्यापारियों से सुनती है कि उज्जैनी में कालिदास वारांगनाओं के साथ कामकेली क्रीड़ा में लिप्त है, तब भी उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है, उसकी भावनाएं तब भी परिवर्तित नहीं होती हैं। विवशतावश वह अंत में शारीरिक संबंध विलोम से स्थापित कर लेती है, पर मानसिक रूप से केवल कालिदास की है। अतः मल्लिका प्रेम की वह सजीव मूर्ति है जो अपने आप को मिटाकर अपने प्रेमी कालिदास को विकास के चरम शिखर पर पहुंचाने में संलग्न है। वास्तव में वह उदात्त प्रेम की स्थापना करती है। राज्याश्रय सर्जक कलाकार की प्रतिभा को कलंकित कर देता है। इस आधार पर अगर आपको लिखना हो थोड़ा, तो इस पर भी आप थोड़ा लिख दें कि मोहन राकेश ने लिखा है कि कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक हैं। और नाटक में यह प्रतीक उस अंतर्द्वंद को संकेतित करने के लिए है जो किसी भी काल में सृजनशील प्रतिभा को आंदोलित करता है। व्यक्ति कालिदास को उस अंतर्द्वंद में से गुजरना पड़ा या गुजरना नहीं भी पड़ा, ये गौण बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हर काल में बहुतों को उसमें से गुजरना पड़ता है। हम भी आज उसी में से गुजर रहे हैं, अपने अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति कालिदास का यह नाम भी वास्तविक ना हो, पर हमारी आज तक की सृजनात्मक प्रतिभा के लिए इससे अच्छा दूसरा नाम संकेत रूप में नहीं मिलता। यानी कालिदास को आधुनिक साहित्यकार के प्रतीक के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि आज साहित्यकार के समक्ष यह प्रश्न है कि वह राज्याश्रय को स्वीकार करे या ना करे, क्योंकि राज्याश्रय सर्जक कलाकार की प्रतिभा को कलंकित कर देता है या कुंठित कर देता। कलंकित के बजाय यहाँ पर कुंठित लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, कुंठित कर लीजिएगा। कुंठित सब ज़्यादा बेहतर होगा, कुंठित कर देता है। तो आज आधुनिक या आज के साहित्यकार के समक्ष यह प्रश्न है कि वो राज्याश्रय को स्वीकार करे या नहीं। कृष्णदेव ने कहा है कि कृष्णदेव का एक कथन है, साहित्यकार कृष्णदेव ने लिखा है कि सर्जक कलाकार या कवि के अंतर्द्वंद का प्रकाशन कालिदास के चरित्र द्वारा मोहन राकेश ने अच्छा किया है। कालिदास को राजकवि का
उच्छासन पाने के लिए सम्राट का बुलावा आता है। उसके मन में द्वंद्व मच जाता है। एक ओर ऐश्वर्य विलास, धन संपत्ति, राजकीय जीवन का ठाठ बाट, राज्याश्रय, सुख मौज है, वहीं दूसरी ओर अपनी प्रकृति को, अपनी स्वतंत्रता को खो बैठने का भय भी है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की आशंका है। किसी सम्राट या राजा के धन पर बिक जाने का डर है। अब लास्ट में निष्कर्ष रूप में आप लिख दें कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन में नाटककार ने कालिदास के माध्यम से पुरुष की अहम निष्ठा, स्वार्थी प्रवृत्ति, अवसरवादिता को उद्घाटित किया है। मल्लिका के माध्यम से नारी के उदात्त प्रेम की उज्जवल झांकी प्रस्तुत की है। मल्लिका उदात्त प्रेम की सजीव प्रतिमा है तथा वह खुद अपने आप को तिल तिल गलाकर अपने प्रेमी को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाती है। इसीलिए वह पाठकों की सहानुभूति अर्जित करती है। कालिदास के माध्यम से मोहन राकेश ने यह संदेश प्रसारित करना चाहा कि राज्याश्रय साहित्यकार की प्रतिभा को कुंठित कर देता है। राजसी जीवन की चकाचौंध कितनी फीकी और बनावटी है, इसका भी विशद और सजीव चित्रांकन इस नाटक में किया गया है। प्रश्न संख्या 5 देखें। आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र योजना का उल्लेख कीजिए। भूमिका में वही लिखना है जो अभी प्रश्न संख्या 4 में आपने लिखा है। अब इसके बाद सीधे पात्र पर आ जाते हैं। पात्रों के बारे में लिखें। पहले पात्रों के बारे में लिखें। पात्रों के बारे में 3-4 लाइन लिख दें और फिर पात्र परिचय पर लिखें। पहले भूमिका लिखें, फिर पात्र के बारे में थोड़ा सा लिखें कि पात्र नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। नाटक के अन्य सभी तत्व पात्रों के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पाते हैं और उनके आचार व्यवहार वार्तालाप से ही नाटक की कथा वस्तु बनती है। चरित्र का व्यक्तित्व, उसकी इच्छा शक्ति ही नाटक का दूसरा कार्य व्यापार है और नाटक के अन्य तत्वों के अनुरूप ही चरित्र निर्माण के विभिन्न शिल्प नाट्य साहित्य में देखने को मिलते हैं। मोहन राकेश ने भी आषाढ़ का एक दिन नाटक में ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्रों का सहारा लेकर शाश्वत चिरंतन प्रश्न को उजागर किया है कि कालांतर राज्याश्रय ग्रहण करें या न करें, और प्रश्न का समाधान सुझाने में पात्रों द्वारा अंतर्द्वंद का सहारा लिया गया। कालिदास को सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक माना है, इसीलिए उसके चरित्र में गहन अंतर्द्वंद की अभिव्यंजना हुई है। अब प्रमुख पात्र में आ जाएं। पात्र परिचय में पैराग्राफ चेंज करके मल्लिका लिखें। मल्लिका नाटक की नायिका है, उत्सर्ग की प्रतिमूर्ति है, एक निष्ठ प्रेमिका है, सरल हृदय वाली है। जबकि कालिदास नाटक का नायक है, अहमवादी प्रवृत्ति का है, कवि भी है और आत्मकेंद्रित है। अंबिका मल्लिका की माँ है, यथार्थवादी दृष्टि वाली है। वह एक अस्पष्ट वक्ता भी है और ग्रामवासिनी है। विलोम मुंहफट है, खलनायक है, कालिदास का प्रतिद्वंदी है, मल्लिका से विवाह का इच्छुक है। वहीं निक्षेप कालिदास और मल्लिका का हित साधक है, निक्षेप ग्रामवासी है। मातुल के बारे में लिखें कि कालिदास का पालक पोषक भी है मातुल और मामा है कालिदास का। दंतुल राजपुरुष है, रंगनी संगनी शोधार्थी हैं, अनुस्वार अनुनासिक राजकीय सेवक हैं। प्रियंगुमंजरी गुप्त वंश की राजदुहिता है, कालिदास की राजमहिषी हैं। परम विदुषी है प्रियंगुमंजरी और मल्लिका के प्रति शुभेच्छु है। तो यह आपने लिखा पात्र परिचय। और पात्र परिचय के बाद में पात्र योजना के बारे में थोड़ा लिख दें, क्योंकि आपने भूमिका लिख दिया। भूमिका के बाद में पात्र क्या होते हैं, पात्र के बारे में आपने लिखा।
उसके बाद में आपने पात्र परिचय दिया। अब पात्र योजना के बारे में थोड़ा लिखें कि मोहन राकेश की पात्र योजना के बारे में गिरीश रस्तोगी ने कहा है कि इस नाटक की, गिरीश रस्तोगी नाम लिख लीजिए, गिरीश रस्तोगी ने कहा है कि इस नाटक की पात्र योजना को देखकर एक तरह या एक सत्य यह भी सामने आता है कि पहली बार हिंदी नाटक में किसी नाटककार ने छोटे छोटे पात्रों को भी उनका संपूर्ण व्यक्तित्व दिया हो, उनकी उपस्थिति नाटक में अनिवार्य और महत्वपूर्ण बना दी हो और नाटकीय अर्थ और रंगमंचीय अर्थ गरिमा से उन्हें संयुक्त कर दिया हो। ये मंच पर एक रास्ता को तोड़कर विविधता भी लाते हैं, नाटककार की कल्पनाशीलता और सर्जन क्षमता को स्थापित भी करते हैं, आधुनिक संदर्भों की गहराई से अभिव्यक्ति भी करते हैं और नाटक को मंचीय संभावनाओं में वृद्धि भी करते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा और लिख दें कि ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर यह पता चलता है या ज्ञात होता है कि मोहन राकेश ने इस नाटक में दो प्रकार के पात्रों का चयन किया है, ऐतिहासिक पात्र और काल्पनिक पात्र। ऐतिहासिक पात्र वह हैं जिनका इतिहास में अभिलेख मिलता है, जिनका इतिहास में अभिलेख मिलता है। जैसे ऐतिहासिक पात्र में आप लिखें कि जैसे कालिदास, वररुचि, मातुल, प्रियंगु मंजरी, इनके अलावा अन्य शेष पात्र काल्पनिक पात्र हैं, क्योंकि मोहन राकेश ने इन काल्पनिक पात्रों के द्वारा ऐतिहासिक पात्रों के आंतरिक और बाह्य संघर्ष, उनके स्वभाव, उनके क्रियाकलाप, उनके चरित्र चित्रण का उद्घाटन किया तथा बिखरी हुई कथा की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया है। इस नाटक में या इस नाटक के केंद्र में नायक और नायिका के रूप में मुख्यतः कालिदास और मल्लिका है। विलोम खलनायक के रूप में चित्रित है। अंबिका प्रमुख सहायक पात्र है जो विरोध और समर्थन के झूले में झूलती रहती है। वह नायक की विरोधिनी और नायिका की हित साधिका या हित संरक्षिका के रूप में चित्रित की गई है। मातुल और दंतुल भी अन्य प्रमुख सहायक पात्रों की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद में आप लिख दें अंत में, इस तरीके से आप सीधे अंत में लिखें कि अंत में कहा जा सकता है कि मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन की पात्र योजना और उनके चरित्र चित्रण यथार्थ के कठोर कटु धरातल पर चित्रित हैं। वे पात्रों का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण करने में अत्यंत सिद्धहस्त हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास का चरित्र चित्रण कीजिए। भूमिका में वही लिखना है जो अभी मैंने आपको समझाया है, जो अभी आपको बताया गया है। जो आपने प्रश्न संख्या 4 में लिखा, प्रश्न संख्या 5 में लिखा, वही भूमिका प्रश्न संख्या 6 में आप लिख दें और फिर कालिदास के बारे में लिखें कि सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक के रूप में है। कालिदास किस रूप में है? तो सृजनात्मक शक्तियों के प्रतीक के रूप में है। इतना पॉइंट मैंने दे दिया है कि भूमिका आप तो लगभग 50 शब्द का लिख ही लेंगे और फिर बचा आपके पास 300 शब्द। 300 शब्द लिखने के लिए आपके पास लगभग 8-9 पॉइंट मैंने बना दिया है। लगभग 8-9 पॉइंट यहां पर मैंने बना दिया है। अगर इस 8 पॉइंट ही माना जाए, 7 पॉइंट माना जाए, 7-8 पॉइंट, और इन सब में आप लिखना शुरू करें, 5-5 लाइन अगर लिखते हैं तो भी बहुत आराम से 300 शब्द में पहुंच जाएंगे। जैसे सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक, तो लिखें कि इस नाटक में मोहन राकेश ने कालिदास को सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक मानकर चित्रित किया है। लहरों के राजहंस की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है।
नाटक में यह प्रतीक उस अंतर्द्वंद को संकेतित करने के लिए है जो किसी भी काल में सृजनशील प्रतिभा का आंदोलन करता है। व्यक्ति कालिदास को इस अंतर्द्वंद में से गुजरना पड़ा या नहीं, यह बात गौड़ है, जो भी मैंने आपको बताया है, तो उसी को आपको लिखना है यहाँ पर। और फिर मानवीय दुर्बलताओं से युक्त व्यक्तित्व, आप लिखे कि कालिदास मानवीय दुर्बलताओं का स्वामी है। कालिदास का व्यक्तित्व व्रती, तपस्वी और महात्मा का न उभरकर एक आधुनिक सामान्य व्यक्ति का उभरा है, जो मानवीय कमजोरियों का एक जीवंत पुतला है। उसके व्यक्तित्व की सशक्त अभिव्यक्ति उसके आत्मकेंद्रित और अहमनिष्ठ रूप में हुई है। अंबिका प्रारंभ में ही उसके व्यक्तित्व को उजागर करती है। वो कहती है कि वो स्वार्थी है, आत्मकामी है, अहमनिष्ठ है। कालिदास अवसरवादी है, क्योंकि वह अपने काव्य की प्रेरणा मल्लिका को भुलाकर उज्जैनी जाकर प्रियंगुमंजरी से विवाह कर लेता है और उसकी शुद्ध बुद्ध तक नहीं लेता है। ग्राम प्रांतर में आकर मल्लिका से मिलता नहीं है तथा मल्लिका उसके प्रेम को हृदय में संजोए हुए अंत तक प्रतीक्षा करती है। तो इस प्रकार से वह अवसरवादी भी है। कालिदास प्रेमी जरूर है, लेकिन दब्बू किस्म का प्रेमी है। वो शैशवा अवस्था से ही मल्लिका से प्रेम करता है और वह उसके काव्य सृजन की प्रेरणा और आस्था है, किंतु उसमें इतना साहस नहीं है कि वो समाज के समक्ष मल्लिका के साथ अपने प्रणय व्यापारों को स्वीकार कर विवाह कर ले। जब विलोम मल्लिका के साथ उसके विवाह प्रश्न को उठाता है तो बड़ी निपुणता से वो टाल देता है। प्रियंगुमंजरी से विवाह करना, ग्राम प्रांतर में आकर मल्लिका से न मिलना उसके दुर्बल हृदय प्रेम का ही प्रमाण देती हैं। मल्लिका से न मिलने का यह तर्क उसके प्रेमी हृदय की दुर्बलता को उजागर करता है। जब मल्लिका पूछती है तो कहता क्यों नहीं मिलने आया, बताता है कि मैं जब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारी आंखों में या तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं उनसे बचना चाहता था, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, इसीलिए नहीं मिलने आया। तो इस तरीके से वो बहाना बनाता है, तर्क देता है। कालिदास अहिंसक और उदार व्यक्ति भी है। कालिदास अहिंसक भी है और उदार भी है। अहिंसक के रूप में हरिण शावक वाला प्रसंग आप लिख दें, हरिण शावक वाला प्रसंग लिख दें। जब राजपुरुष दंतुल हरिण शावक को मारता है, फिर उसका पीछा करते करते वहां पर आता है, तो उसकी वहीं पर उदारता और अहिंसक जो व्यक्तित्व है उसको आप दिखा दें कि कालिदास दयाल, उदार और अहिंसक व्यक्तित्व का स्वामी है। कालिदास निर्भीक व्यक्ति है, उसकी निर्भीकता का भी चित्रण करें कि कालिदास निर्भीक व्यक्ति है। निर्भीकता के दर्शन उसी प्रसंग में होते हैं जब कालिदास हरिण शावक को लेकर मल्लिका के आवास पर पहुंचता है। दंतुल भी रक्त बिंदुओं के चिन्ह को देखते देखते आ जाता है। दंतुल से तनिक भी भयभीत नहीं होता है और निडरता पूर्वक वार्तालाप करता है। कहता तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? इस प्रदेश के हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। और इसके बाद कालिदास छत बिछत हरिण शावक को घर ले जाता है तो दंतुल कहता है राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। फिर कालिदास कहता है यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। तो कालिदास अपने प्राणों की परवाह न करते हुए निडरता पूर्वक जर्जर काय हरिण शावक की रक्षा करता है, तो वो एक निर्भीक भी है। कालिदास जो स्वाभिमानी है उसका जिक्र कर दें। जब मातुल की बात आती है, मातुल जब कहता है कि मैंने कहा कभी कर्म आचार्य आपके साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा, तो यहाँ पर जब ये बात आती है तो वहाँ का जिक्र पूरा कर दें। प्रकृति के प्रति अनन्य निष्ठा में लिख दें कि कालिदास प्रकृति में पला बढ़ा है, इसीलिए ग्राम प्रांतर के प्राकृतिक परिवेश के प्रति उसकी अनन्य निष्ठा और मोह है। कालिदास अपनी प्रकृति के प्रति निष्ठा और प्रेम को
के बारे में कहता है कि मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ और उन सूत्रों में तुम हो। मल्लिका को कहता है कि उन सूत्रों में तुम हो। यह आकाश और ये मेघ यहाँ की हरियाली हैं, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपालक हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। प्रकृति प्रेम के कारण वो ग्राम प्रांतर को छोड़कर उज्जैनी नहीं जाना चाहता है। तो ये उसका प्रकृति के प्रति अनन्य निष्ठा है, उसको आप दिखाएं। फिर वो एक असफल राजनेता है। असफल राजनेता इसलिए कहा गया क्योंकि वो प्रसंग पूरा डाल दें कि जब कालिदास उज्जैनी जाता है, राजकवि का सम्मान प्राप्त होता है, फिर वहाँ जाकर प्रियंगमंजरी से विवाह कर लेता है, कश्मीर का शासक बन जाता है। तो कवि और शासक दो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हैं। एक ही व्यक्ति दोनों प्रकार के दायित्व की पूर्ति ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, इसीलिए असफल राजनेता उसे कहा गया है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न संख्या 6 तक बहुत आराम से आप यहां पर लिख सकते हैं। छह तक बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद में आप चंद्रगुप्त नाटक के बारे में लिखें। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में लिखें। चंद्रगुप्त नाटक में जैसा कि अभी इससे पहले आपको 2 नाटक जो बताए गए, उन्हीं 2 नाटकों के आधार पर आप यहां पर भूमिका में लिखें कि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं। अगर आपको याद है तो गीत लिख दें कि 13 गीत हैं, 44 दृश्य हैं। नहीं याद है, छोड़ दीजिए। लिखिए कि जयशंकर प्रसाद के इस नाटक में 3 प्रमुख घटनाएं हैं। 3 प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया गया है। अलछेंद्र का आक्रमण। 3 कौन कौन से हैं? तो लिखिए अलछेंद्र का आक्रमण, नंदकुल की पराजय और सेल्यूकस का पराभव। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष और संघर्ष में भारत की विजय दिखाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ उस समय के महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी चित्रित की गई है। चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी दिखाई गई है। इस नाटक में राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, घात प्रतिघात, द्वेष, घृणा, बलिदान, महत्वाकांक्षा और राष्ट्र प्रेम की कहानी को दिखाया गया है। इस नाटक में प्रेम और प्रेम के लिए बलिदान की कहानी को भी चित्रित किया गया है। साथ ही इसमें त्याग और त्याग से सिद्ध हुई राष्ट्रीय एकता को भी दिखाया गया है। इस नाटक में यानी चंद्रगुप्त नाटक में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त है। अब मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त है, यहीं से आप दिखाना शुरू करें कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त हैं। अब चंद्रगुप्त से ही आपको यहाँ पर दिखाना शुरू करना है। चंद्रगुप्त के बारे में आपको पूरा बताना है। चंद्रगुप्त के बारे में पूरा बताना है, यानी यहाँ पर आपने भूमिका लिख दिया। यहाँ पर आपने भूमिका लिख दिया जो बताया गया, और भूमिका के बाद में आप नायक के बारे में लिखें कि चंद्रगुप्त इस नाटक का मुख्य नायक है, लोक प्रसिद्धि प्राप्त नायक है। उसका चरित्र इतिहास के पट पर बुना गया है। इतिहास की भांति ही वह नाटक में लोक प्रसिद्धि के रूप में चित्रित है। संस्कृत साहित्य में वर्णित सभी गुण चंद्रगुप्त के चरित्र में विद्यमान दिखाई देते हैं। कृतज्ञता, पांडित्य, कुलीनता, श्रीमानता, सुशीलता उसके चरित्र की विशेष निधि है। साथ ही रूप यौवन संपन्न होना, उत्साह परिपुष्ट होना, अनुराग से हृदय स्निग्ध होना, ये उसके चरित्र के आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। चंद्रगुप्त के चरित्र के 2 पक्ष संपूर्ण नाटक में चित्रित हैं। पहला आत्मसम्मान और वीरता, दूसरा प्रेम भावना से परिपूर्ण उसकी कार्यविधि। स्वतंत्रता को या स्वतंत्र को जनजीवन की पूंजी के रूप में घोषणा करने वाला
यह युवक प्रत्येक निरपराध आर्य की स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन करता हुआ मंच पर दिखाई देता है। प्रारंभ में तो इसकी मनोवृत्ति किशोरावस्था की सी लगती है, जिसमें चपलता का प्राधान्य है, साथ ही राष्ट्र जीवन के संबंध में जिसका दृष्टिकोण संकुचित है। क्योंकि जब तक्षशिला के गुरुकुल में ही कहा जाता है कि कहता है कि हम मागध हैं और यह मालव, अच्छा होता है कि यहाँ गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की भी परीक्षा देते हैं। यह कहते हुए चंद्रगुप्त प्रवेश करता है गुरुकुल में। तो जिस चंद्रगुप्त के कंधों पर राष्ट्र की क्रांति का अभियान या उसका बोझ आने वाला है, उसके मुख से इस प्रकार का संकीर्ण विचारों को सुनकर पाठक प्रारंभ में सशंकित हो उठते हैं कि इसके चरित्र का आगे विकास किस प्रकार होगा। वहीं से जयशंकर प्रसाद की मनोवैज्ञानिक दृष्टि उसके चरित्र का गठन करने लगती है और आगे अगले ही क्षण वह कहता है, क्या कहता है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है। इसको आप कोट करके और अंडरलाइन कर दीजिएगा या ब्लैक पेन से लिखिएगा। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है। आचार्य चाणक्य को चिंतित मुद्रा में देखकर उसकी प्रतिज्ञा ये होती है, यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ भी ना कर सकेंगे। पाठकों में तो उत्साह और आनंद की लहर भर देती है और उसमें असीम आत्मविश्वास टपकता है। तभी से नायकत्व की ओर अग्रसर करने वाला उसका दृढ़ निश्चय यवनों के प्रतिपद में बाधा देने वाला बन जाता है। निर्भीकता की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त में निर्भीकता उसके नस नस में बसी हुई है। नाटक के अन्य पात्रों में भी निर्भीकता देखने को मिलती है, पर वह उस कोटि की नहीं है जिस कोटि की चंद्रगुप्त की है। वह यवन शिविर में भी यवन सेनापति के सम्मुख देशद्रोही आम्भिक को खरी खोटी सुनाकर अपनी निर्भीकता का परिचय देता है। सिकंदर के द्वारा यह कहे जाने पर कि हमारी सेना तुम्हारी सहायता करेगी सुनकर वह जिस निर्भीकता भरे आत्मविश्वास से उसे उत्तर देता है, वह सर्वथा उसके अनुकूल ही है। वो कहता है, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, मैं यहाँ यवनों को अपना शासक बनने का आमंत्रित करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे लोभ से पराभूत गांधार राज आम्भिक समझने की भूल नहीं होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं। तो कोरी शिष्टता की वकालत करते हुए आम्भिक को यह तपाक से उत्तर देता है, कहता है, स्वच्छ हृदय भीरू कायरों की सी वंचक शिष्टता नहीं जानता अनार्य देशद्रोही आम्भिक। चंद्रगुप्त रोटियों के लालच से या घृणाजनक लोभ से सिकंदर के पास नहीं आया है। इतना ही नहीं, उस समय की परिस्थिति के अनुकूल ये सारी चीजें यवन शिविर में ही दिखाया गया। तो इस निर्भीकता और वीरता के साथ साथ उसमें दृढ़ संकल्प और स्वावलंबी प्रवृत्ति भी है। अपने माता पिता चाणक्य जैसे मंत्र देने वाले गुरु और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला सच्चा मित्र सिंहरण के चले जाने पर भी वह अपने दायित्व से विचलित नहीं होता है। उस समय भी धैर्य और साहस उसके कदमों में पड़े रहते हैं। तभी तो वो कहता है कि पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा। सैन्य संचालन की अगर बात करें तो फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखें कि सैन्य संचालन का गुण चंद्रगुप्त का पैतृक संपत्ति के रूप में उसे प्राप्त है। इंद्रजालिक बनकर यवन सेना में मगध के पास लक्ष्य की अवधि सैनिक ही है, यह कहकर विद्रोह फैलाना, कल्याणी की छोटी सी मगध सेना को भुलावा देकर अपने उद्देश्य की सिद्धि के अनुकूल करना और बिपाशा नदी और शतुद्री नदी के बीच के संकीर्ण भाग में सिकंदर के सम्मुख अपनी सेना का विराट प्रदर्शन करना और थोड़े से साहसी वीरों के साथ यवनों की सेना पर उलझाने और सामग्री नष्ट कराने के लिए आक्रमण करना उसके कुशल सेनापतित्व की ही तो सूचना देता है। चंद्रगुप्त कृतज्ञ भी है। कृतज्ञता
स्वीकार करना उसका एक विशेष गुण है। उपकारी के प्रति कृतज्ञ होना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की भयंकर बाघ से रक्षा की थी। वह इस उपकार को युद्ध के मैदान में भी नहीं भूलता। इस आधार पर वह यवन शिविर में आमंत्रित किया जाता है और आगामी मालव युद्ध में वह उसी प्रत्युपकार के बोझ को हल्का करने के लिए प्राण संकट में पड़े हुए सेल्यूकस को कृतज्ञता का भार हल्का करने के लिए जीवन दान भी दे देता है, जीवन दान भी देता है। वह न्यायप्रिय भी है, न्यायप्रिय भी है। लेकिन अब देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोगों को ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 350 तक ही लिखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें करेंगे हम लोग, ज़्यादा हो जाएगा। प्रेम के बारे में आप थोड़ा सा लिख दें, प्रेम के बारे में भी लिखना चाहें तो यहाँ पर आप प्रेम मैंने दे दिया है, प्रेम के बारे में भी लिख दें। वो लिख दें कि चंद्रगुप्त के चरित्र का दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो उससे सिद्ध होता है कि वो केवल युद्ध व्यवसायी वीर ही नहीं है, बल्कि वह प्रेम और हृदय की भावुकता पर उसका कितना कलापूर्ण अधिकार व नियंत्रण है। उसका कल्याणी और कार्नेलिया के प्रति प्रेम, कल्याणी और कार्नेलिया के प्रति प्रेम अवसर के अनुकूल झलकता है। तभी तो उसके कठोर कर्तव्य पथ पर चलने पर विशाल मरुस्थल में क्षीण जलधारा के समान उसकी भावुकता उसे मनोविज्ञान के आधार पर मनुष्य ही सिद्ध करती है। देवता या कठोर कर्म में प्रवृत्ति केवल चाणक्य के हाथ का पुतला नहीं बना देती, इसी के वशीभूत होकर वह अपने कठोर जीवन में कार्नेलिया, कल्याणी, इनको निर्दोष मणि, सरल बालिका और स्वर्गीय कुसुम शब्दों से संबोधित करता है। तभी तो वो रणभेरी से पहले मुरली की तान सुनने का अभिलाषी बना रहता है। प्रारंभ में ही वो कल्याणी से कहता है कि अनुचर सेवा के लिए उपयुक्त अवसर पर आ पहुंचा है। तो इस तरीके से आप प्रेम के बारे में भी दिखा दें। और फिर नाटक में मालविका और सुहासिनी का चरित्र, तो मुझे लगता है कि अब आप लिख लेंगे भूमिका, जैसा मैंने बताया अभी प्रश्न संख्या 7 में वैसे लिखना है। अब मालविका और सुहासिनी, मालविका त्याग और सेवा की मूर्ति, सेवा और त्याग की मूर्ति है, उसमें सहृदयता है, उसमें समर्पण का भाव है, ये 3 लिख दीजिए। मालविका का पूरा परिचय आप लिख दें, मालविका का आप परिचय लिख दें कि मालविका कौन है। भाई मालविका जो है, मालविका का आप पूरा परिचय दे दें कि मालविका कौन है। तो मालविका का आप परिचय दें, इसके बाद में सुहासिनी का परिचय दें। सुहासिनी का परिचय देने के बाद में, सुहासिनी का परिचय देने के बाद में ये लिख दे सुहासिनी सक्टार की कन्या है, राक्षस की प्राणिनी है, नंद के रंगशाला के राज नर्तकी है, और ये सब होते हुए उसने क्या क्या किया है वो लिख दे। और फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 में आ जाएं, चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली लिख दें। तो यहाँ तक आपको लिखना है। बाकी इसका सेकंड पार्ट भी दिया जाएगा, जब आप देख रहे हैं उसी के बाद सेकंड पार्ट भी 2 पार्ट में दिया जाता है। सेकंड पार्ट में हम लोग शेखर एक जीवनी उपन्यास की बात करेंगे, मैला आंचल उपन्यास की बात करेंगे और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की बात करेंगे। इन तीनों उपन्यासों पर आधारित जो प्रश्न हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन 6 प्रश्नों की बात हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। बाकी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी अभ्यर्थी जो जुड़ना चाहें, जो लाभान्वित होना चाहें, वो लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं।